Good morning, students. You are most welcome in today's class. Today we shall discuss in chemical kinetics about the molecularity and order differences, between molecularity and order of the reaction, and some aspects of molecularity. So let us do it one by one. बारी-बारी से हम इसको करेंगे स्टूडेंट्स. तो let us start here. स्टार्ट करते हैं इसमें. Okay. So how you can define molecularity? Molecularity को हम define कैसे करेंगे students? How you can define molecularity? Molecularity को define कैसे करते हैं? How you can define it? So let us define it. The number of reacting particles means the number of molecules, ions or species taking part in the elementary reaction. In any elementary reaction is known as molecularity. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, the number of participating reacting species takes part in any elementary reaction. किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट करते हैं वो हम लोगों का मॉलिक्यूलरिटी करेगा स्टूडेंट्स. अब मॉलिक्यूलरिटी हम लोगों का 1, 2 और 3 हो सकता है. और एक और बात यहाँ पे, मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेटिंग स्पीसीज होंगे उनको कोलाइड करना जरूरी है. और ऐसा देखा गया है कि एक टाइम पे किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट पे 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल, 3 से ज़्यादा आयन, 3 से ज़्यादा स्पीसीज आपस में कोलाइड नहीं कर पाते हैं, और कोलिजन के बाद उनका प्रोडक्ट नहीं बन पाता. मीन्स आप बोल सकते हो कि वहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाते. मीन्स अगर हमको मॉलिक्यूलरिटी ऑब्जर्व करना है, मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड करना है, तो वहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए. Now, some examples we can take here. Some examples. For example, NH4 NO3 when heated, then it is decomposed in the form of N2 gas plus H2O, 2H2O. Similarly, let us, we are having here 2HI gases. ये आपका इसमें एक ही रिएक्टिंग स्पीसीज है, तो यहाँ पे ये यूनिमॉलिक्यूलर बोला जाएगा स्टूडेंट्स. यहाँ पे 2 रिएक्टिंग स्पीसीज हैं हमारे पास, तो इसको अगर हम गोल्ड के सरफेस पे डिकम्पोज कराएं तो हम लोगों को मिलेगा H2 गैस प्लस I2 गैस. ये हम लोगों का बाई मॉलिक्यूलर हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर. सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ स्टूडेंट्स, 2NO गैसेस प्लस O2 गैसेस. यहाँ पे अगर इसको हम लिखें तो ये हो जाएगा 2NO2 गैसेस. तो ये हमारा स्टूडेंट्स 2 यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीसीज, एक यहाँ पे, ये हम लोगों का ट्राई मॉलिक्यूलर हो जाएगा, ट्राई मॉलिक्यूलर. ना मॉलिक्यूलरिटी यूनिमॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर और ट्राई मॉलिक्यूलर हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है स्टूडेंट्स. अब उसके अलावा हम लोगों को जो यहाँ पे और आगे चीजें देखनी है वो है
कि कुछ ऐसे रिएक्शंस आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे रिएक्शंस हमको दिखेंगे एग्जाम्पल्स में, जिसमें एक्चुअली अगर हम देखें वहाँ पे तो देखने में तो वो मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा लगेगा, 5 लग सकता है, 8 लिया जाता है और बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी 23 हो जाता है, 22 हो जाता है। तो उन रिएक्शन में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो सब रिएक्शन स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, वो एक स्टेप में नहीं कंप्लीट होते, उनके लिए कई सीक्वेंसेस होते हैं, कई स्टेप होते हैं और हर एलिमेंट्री स्टेप का अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होता है। तो वहाँ एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम लोग मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करते हैं। तो मान लिया अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे, तो हम इसको स्टेटमेंट में दे सकते हैं, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन molecularity is defined but for complex reaction it doesn't any mean, इसका कोई मतलब नहीं होता। In those cases we shall calculate molecularity of each elementary steps taking part in the reaction। हम लोग वहाँ पे सारे एलिमेंट्री स्टेप्स की मॉलिक्यूलरिटी को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ एग्जाम्पल इसका देखूं, फॉर एग्जाम्पल में लिखता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे 4HBr plus O2, ये हमको देखेगा 2H2O plus Br2। तो यहाँ देखने पे हमको स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलरिटी 5 दिखेगी, बट ये 5 मॉलिक्यूलरिटी हम लोग नहीं देखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्री स्टेप्स इसका पहले खोजेंगे और फिर हर एलिमेंट्री स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करेंगे। तो इसमें 2 एलिमेंट्री स्टेप हैं, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे दोनों के ही मॉलिक्यूलरिटी को लिखेंगे। तो लेट अस राइट हियर। इसके दोनों स्टेप हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। स्टेप फर्स्ट की बात करें हम लोग तो इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे HOBr बनेगा और इसका रिएक्शन हम लोग स्टूडेंट HBr से कराएंगे, तो हमको यहाँ पे मिलेगा HOOBr कराएंगे तो मिलेगा HBr, और स्टेप सेकेंड में ये HOBr, फिर रिएक्शन कराएंगे इसमें HBr से
तो ये हमको मिलेगा यहाँ पे H2O प्लस Br2। तो यहाँ पे दोनों स्टेप हम लोग अलग अलग देखेंगे। यहाँ पे दो रिएक्टिंग स्पीसीज, यहाँ भी दो रिएक्टिंग स्पीसीज, तो दोनों की मॉलिक्यूलरिटी 2 लिख लेंगे स्टूडेंट्स। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा उसमें हम हर एलिमेंट्री स्टेट की मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करते हैं। नाउ वी शैल डिस्कस हियर डिफरेंसेस बिटवीन द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। What is the differences? So let us do it. What is the differences between molecularity and order? Molecularity and order of reaction. ये देखते हैं लोग मॉलिक्यूलरिटी क्या है और ऑर्डर क्या है। फर्स्ट इसको डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेक पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शंस। इसको डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, द सम ऑफ पावर्स ऑफ reagents in rate law expressions, rate law expression. Second one, it cannot zero but it may be whole number other than zero, other than zero। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट मे बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, इवन फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू। थर्ड वन, अगर हम तीसरा डिफरेंस लिखें इसमें, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में तीसरा डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देयर इज नो मीन, बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ऑर्डर can be determined by slow step, slow step। चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, सो इट इज इनवेरिएबल, ये वेरी नहीं करता। और यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा इट इज variable, means it may vary with temperature and pressure, temperature and pressure। पांचवा हम लोग अगर इसमें पॉइंट डिफरेंस की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज determined theoretically, और यहाँ की बात करें तो लिखेंगे it is determined
एक्सपेरिमेंटली, ये टोटली एक्सपेरिमेंटली बताया जाता है। सो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। इस तरह से हम लोग ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ another topic we shall discuss here about the aspect of integrated rate of several reactions. Integrated rate of several reactions we shall discuss here. तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स आगे करेंगे इंटीग्रेटेड रेट ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, और बारी बारी से एक को हम लोग देखते हैं इसमें। सो इंटीग्रेटेड रेट मीन्स हम लोग उसको डिफरेंशियल फॉर्म में पहले एक्सप्लेन करेंगे, किसी भी जनरल इक्वेशन को लेके उसका रेट डिफरेंशियल फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे और फिर वहाँ से इंटीग्रेटेड एक्सपेक्ट उसका देखेंगे। सो लेट अस सी हियर द इंटीग्रेटेड रेट of zero order reaction। So सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं फिर से एक बार। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता है। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग घटता रहेगा बट उससे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। और उस तरह के कई रिएक्शन हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन द प्लेटिनम सरफेस, सिमिलरली डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन गोल्ड सरफेस, सिमिलरली रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ फोटॉन्स। ये सब आपके जीरो ऑर्डर के रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टिंग स्पीसीज के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। सो लेट अस राइट इट, दोज रिएक्शंस इन विच रेट डज नॉट डिपेंड ऑन concentration of reactant, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके हम कुछ एस्पेक्ट के बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो लेट अ रिएक्शन लाइक दिस आर चेंजिंग इनटू पी, एक ऐसा रिएक्शन हम लोग मानते हैं जिसमें आर पी में चेंज हो रहा, आर इज चेंजिंग इनटू पी। और यहाँ अगर हम इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखें स्टूडेंट्स तो हम लोग लिखेंगे माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू के आर कंसंट्रेशन ऑफ के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इसको अगर इंटीग्रेट करें हम लोग, दिस इज लेट अस फर्स्ट वेरी फर्स्ट इक्वेशन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम लोग इंटीग्रेट करें तो हम लोगों को मिलेगा माइनस डी आर इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका पावर जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स, और जीरो पावर मीन्स यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा हम लोगों का के डी टी। और इंटीग्रेट करेंगे इसको तो इस टाइप को इस टाइप का मिलेगा हमको माइनस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी मिलेगा। देखकर दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहाँ पे एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, आर की जगह पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और नॉट लिखते हैं स्टूडेंट्स जब टाइम टी इक्वल टू 0 होगा, और k इंटू 0 प्लस सी हो जाएगा, तो c यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स माइनस और नॉट के बराबर। और
यहाँ पे फिर हम लोग इसको सेकेंड इक्वेशन में प्लेस करें तो हम लोग लिखेंगे माइनस आर इज इक्वल टू के टी प्लस, और ये माइनस हो जाएगा माइनस और नॉट। के टी को हम वहीं पे रहने दें और इसको यहाँ पे ले जाएं तो हम लोगों के पास होगा और नॉट माइनस और ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे फिर हम लोग फर्दर टी डिफाइन करें तो हमको मिलेगा और नॉट माइनस और अपान के। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे टी हाफ भी डिफाइन कर सकते हैं। टी हाफ या इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स टी 50%। इसका मतलब होता है वो टाइम जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 50% कंज्यूम हो चुका हो, मीन्स 50% उसका कम हो गया, तो फिर बचेगा कितना? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 50% खत्म तो 50% ही बचेगा। तो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा उसको हम लोग लिखेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 50%। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको डेरिवेट करेंगे। टी हाफ इज इक्वल टू और नॉट, दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? जब आधा खत्म हो जाएगा तो फाइनली बचेगा कितना? इनिशियल का आधा। तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस और नॉट बाई 2। और इस तरह से यहाँ बाई के भी आप लगाएंगे, आपके पास होगा और नॉट बाई 2 के। इस टाइप का हमको मिलेगा रिलेशन। टी हाफ इज इक्वल टू और नॉट बाई 2 के, ऐसा मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स टी 75% निकालें तो टी 75% हम लोगों के पास मिलेगा यहाँ पे और नॉट माइनस 75% मीन्स वो टाइम जिसमें 75% रिएक्टेंट का कंज्यूम हो गया हो, और उस सिचुएशन में हमारे पास कितना बचेगा? इसका 75 कंज्यूम हो गया तो इनिशियल का 1/4 बचेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे और नॉट बाई 4 और ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा 3 और नॉट बाई 4 के। दिस इज द टी 75%। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कुछ देख सकते हैं स्टूडेंट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन की, तो ये इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, 3 मान लें और फिर यहाँ पे 3 मान के इसको करें तो हम लोग करेंगे एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। उस ग्राफ में हम लोगों ने ऐसे ही दिखाया मान लिया, इधर अगर हमने और नॉट ले लिया और इधर हमने टी हाफ ले लिया, ठीक है। और इस तरह से अगर हम प्लॉटिंग करें तो ये हमारा हो जाएगा टी हाफ हम लोग यहाँ पे ले लें और ये हम लोग ले लें और नॉट। तो टी हाफ और नॉट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ हम लोगों को इस तरह से मिलेगा एक ग्राफ जिसका स्लोप हो जाएगा 1/2 के। दिस इज द स्लोप। सिमिलरली एक और ग्राफ अगर प्लॉट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ये ग्राफ है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। और यहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, तो जीरो ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाए उससे कोई फर्क नहीं है, रेट उसका कांस्टेंट ही मूव करेगा, देयर इज नो एनी इफेक्ट। सिमिलरली एक और ग्राफ हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं स्टूडेंट्स, और हम लोग उसको ऊपर ड्रा करने की कोशिश करेंगे एक और ग्राफ को। So let us draw it.
कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हम लोग प्लॉट करते हैं इसको। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर प्लॉट करूँगा तो मैं इस तरह से करूँगा इसको। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर हम लोग इसको बनाएं, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो हमको इस तरह से मिलेगा। देखते हैं यहाँ इस रिएक्शन से हम लोग माइनस इस इक्वेशन से माइनस आर इक्वल टू के टी माइनस और नॉट है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, इधर दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा यहाँ पे और इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस और नॉट, ये आएगा स्टूडेंट्स। और इसको अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन ऑफ इक्वेशन से हम लोग इसको कंपेयर करें तो हम लोगों को m इज इक्वल टू माइनस के दिखेगा, m इज इक्वल टू माइनस के। और इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ऐसा ग्राफ मिलेगा, नेगेटिव स्लोप है इसका। और ये जो पॉइंट है ये हमको क्या देगा, और नॉट देगा। और इधर हमारा टाइम है स्टूडेंट्स। और इस तरह के हमारे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन मिलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। So let us learn it, and further class we shall discuss some questions on the zero order and first order and second order reaction. Okay, we shall do the first order reaction in the next video. Okay, thank you.